हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है एशियन एकेडमी ई क्लासेस में। और आज हमारी क्लास 11th के लिए है, जिसमें हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। उसमें हमने पहले कंसेप्ट को समझा था, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इस चैप्टर के। एंड अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, फिर इसके फुल फ्लेजेड यानी कंप्लीट क्वेश्चंस लेने वाला हूँ कि अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे सामने ये क्वेश्चन है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 क्या कहता है उसको बाद में समझेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कॉस्ट यानी कीमत, और इसी का दूसरा नाम हमारी बुक में क्या कहा गया है, COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। COGS क्या होता है पहले ही समझना ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कोई आइटम है जिसको मैंने ख़रीदा है या फिर मैं बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसको परचेज़ किया होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ का मैंने इसको परचेज़ किया, फिर मैंने इस पर कुछ वेजेस वगैरह दिए, सपोज़ 50 रुपीज़ के दिए। एंड इसके बाद मान लीजिए मैंने इस पर कुछ अलग से खर्चा किया। मैं डायरेक्टली बोलता हूँ तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है जो कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। मान लीजिए मैंने 100 रुपीज़ का इस पर खर्चा कर दिया, तो ये मुझे कितने का पड़ गया, 100 + 50, 150 + 100, ये मुझे पड़ जाता है 250 रुपीज़ का। और मैं इसको बाद में 250 वाली चीज़ को मैं बेच देता हूँ 400 में। कितने में? 400 में। यानी कि ये 250 जो अमाउंट आया है इसी को बोला जाता है कॉस्ट, यानी कि कीमत। उस प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, तो कीमत यानी जो बनकर तैयार हुआ है वो मुझे पड़ता है 250 में, और मैं इसको बेचता कितने का हूँ, 400 रुपीज़ का। तो ये 400 क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि क्या इसे मैं सेल्स भी बोल सकता हूँ, बिल्कुल मैं इसको बोलता हूँ सेल्स, जो कि हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। अच्छा, आप खुद बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने बनाया 250 का, बेचा 400 का, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, आप कहेंगे 150 का। आपने कैसे पता लगाया, मैं बताता हूँ। आपने इस 100 रुपीज़ में से इसकी कीमत को 250 रुपीज़ को आपने माइनस किया, तो आपका अमाउंट आता है 150। आपने कैसे किया, अगर मैं आपसे पूछूं कि जीपी का फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, 400 यानी कि सेल्स माइनस COGS यानी कि कॉस्ट। आपने सेल्स में से माइनस किया कॉस्ट को, तो आपको पता चलेगा जीपी कितना है। यानी कि अगर जीपी आपसे पूछा जाता है तो आप कैसे निकाल लेंगे, सेल्स माइनस COGS करके। दूसरी बात आपको मुझे समझानी है कि जैसे ये 250 रुपीज़ का जो माल है ये टोटल COGS है, यानी कि मान लीजिए 2 प्रोडक्ट थे, या फिर ऐसे समझिए आप, जैसे मैंने ये 2 प्रोडक्ट खरीदे, एक ये और एक ये, और एक प्रोडक्ट मेरा कितने का आता है, 100 रुपीज़ का, और दूसरा कितने का आया होगा, वो भी 100 रुपीज़ का। यानी कि 200 रुपये का खर्चा मैंने उसकी परचेज पर किया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने 200 का परचेज करके मैंने उस पर वेजेस का खर्चा किया, मान लीजिए 50 रुपीज़। उसके बाद मैंने उस पर खर्चा किया डायरेक्ट एक्सपेंस में, डायरेक्ट अगर बोलूँ तो डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने उस पर जो खर्चा किया वो मैंने किया 150 रुपीज़ का। तो आप बताइए मुझे कीमत कितनी पड़ती है, 200 + 50, 250 + 150, 400। यानी कि इस बार मेरी COGS कितनी आती है, 250, कितनी आती है, सॉरी 400। 400 रुपये मुझे कीमत निकल के आती है 2 प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट ये और एक प्रोडक्ट बी। अब इन प्रोडक्ट के साथ 400 रुपये के आइटम के साथ मैं 2 चीज़ें करता हूँ। एक तो मैं उसमें से एक को बेच देता हूँ। ये कितनों की कीमत है, 400 रुपये, 2 की कीमत है, एक ए और एक बी। फिर मैं उसमें से ए को बेच देता हूँ 300 रुपीज़ में। कितने बेचता हूँ, एक को 300 रुपीज़ में। और दूसरा प्रोडक्ट, आप ये बताइए 400 रुपये के 2 प्रोडक्ट मेरे बनकर तैयार हुए, एक तो मेरा बनकर तैयार हुआ ए और एक मेरा बनकर तैयार हुआ बी। अब आप बताइए 400 रुपये के 2 प्रोडक्ट तैयार हुए, तो एक कितने का पड़ा मुझे, 200 रुपीज़ का, और दूसरा 200 रुपीज़ का, यानी कि एक 200 रुपये का पड़ता है। अब दोनों में से मैं क्या काम करता हूँ, एक को बेच देता हूँ। एक को मैंने बेच दिया, और लेकिन मैंने कितने बेचा, 300 में। तो सेलिंग प्राइस अलग हो सकती है, कॉस्ट उसकी अलग हो सकती है, और उसकी सेलिंग प्राइस जो बेच रहे हैं वो कीमत अलग हो सकती है, क्योंकि प्रॉफिट भी तो कमाना है मुझे। 200 की चीज़ 200 में कैसे बेचूंगा, ज़्यादा में बेचनी पड़ेगी। तो मैंने 200 वाली चीज़ को कितने में बेच दिया, 300 में। और ये 200 वाली चीज़ मैंने अभी बेची नहीं है, वापस हमारे बिजनेस में ही पड़ी हुई है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक।
क्लोजिंग स्टॉक। यानी कि क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि 400 रुपये के आइटम को आपने 1/2 को बेच दिया। कितने को? 1/2, आधा हो गया ना। यानी कि 2 प्रोडक्ट थे, उसमें से कितना बेच दिया आपने? एक, 1/2 बेच दिया। यानी कि 1/2 आपके पास बचा होगा। 2 थे ना, एक तो ए था, एक बी था, तो 1 + 1 कितना हो गया? 1 + 1 कितना हो गया? 2। तो 2 प्रोडक्ट में से मैं अगर एक को बेचता हूँ तो कितना बाकी बचता है मेरे पास? 1/2, आधा और बच जाता है। तो मैंने 400 के प्रोडक्ट में से 200 वाले आइटम को मैंने 300 रुपये में बेचा, तो मैंने प्रॉफिट कितना कमाया? 100 रुपये का। 200 की चीज़ को कितने में बेचा? 300 में, तो प्रॉफिट कितना कमाया? 100 रुपये का। यानी कि आपका ये जो है क्लोजिंग स्टॉक 200 रुपये का बचा रहेगा। अब मैंने आपको ये क्यों समझाया, इतनी बड़ी बात। एक क्वेश्चन पर आपको लेके चलता हूँ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। आपको बोला गया है कि आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल कर बताइए। नीचे सॉल्यूशन, इसलिए मैंने उसको नीचे कर लिया। तो कैलकुलेट बोला कि क्या कैलकुलेट कीजिए? ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने अभी फॉर्मूला क्या बताया? सेल्स माइनस COGS, सेल्स माइनस COGS। अगर आप सेल में से COGS यानी कॉस्ट को अगर आप माइनस कर देते हैं तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए आगे क्या बोला है? व्हेन टोटल परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर आर 8 लाख। आपने कितने में खरीदा? आपने कितने में खरीदा? 8 लाख में, ठीक है ना। उसके बाद बोला गया कि रिटर्न्स आउटवर्ड, जो आपने परचेज रिटर्न किया वो कितने का किया? 20,000 का। चलिए ये आपने 20,000 का माल वापस कर दिया, तो आपने नेट परचेज कितने का खरीदा? 7,80,000 का, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ है कि फिर आपने उस पर कुछ खर्चा किया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने का? 60,000 का। तो ये लीजिए प्लस 60,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 60,000 का खर्चा करने के बाद अब मुझे टोटल प्रोडक्ट जो भी मेरे पास है वो कितने का पड़ता है? 7,80,000 प्लस 60,000, इट बिकम्स 8,40,000। 8,40,000, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन कहता है कि ये जो मेरा ये निकला है, ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ये मेरा है COGS। COGS यानी क्या? मैं इसको कॉस्ट भी कह सकता हूँ। इसी में ही तो GP प्लस होता है और फिर सेल निकल के आती है। तो अगर आपसे GP पूछा जाएगा तो आप सेल माइनस COGS करके निकाल सकते हैं। लेकिन आगे अभी एक चीज़ और बताई गई है। क्वेश्चन ने बोला है एंड 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर, कितने के बेच दिए? 6,10,000 के। यानी कि इसमें जितनी भी चीज़ें थी, कितनी चीज़ें थी मैं आपको बताता हूँ। टोटल चीज़ें 3 थी। कैसे? इसमें लिखा है 2/3, यानी कि 3 चीज़ें थी, 3 में से मैंने 2 को बेच दिया, सोल्ड। तो बाकी कितनी बची होंगी? 1/3। 3 में से 1 बचा होगा। ये तो मेरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। अब ये बताइए इन 2/3 की कॉस्ट कितनी होगी? कीमत कितनी होगी? 8,40,000 के पड़े, तो अगर मैं इन 8,40,000 की कॉस्ट को, क्योंकि ये तो तीनों की है, 2 की तो हमने बेच दी और 1 की हमारे पास बची हुई है, दैट इज़ नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर 8,40,000 का मैं 2/3 निकालूंगा तो मुझे 2/3 की कॉस्ट पता चल जाएगी। 8,40,000 इंटू 2/3, 5,60,000। यहाँ तक कोई दिक्कत कुछ नहीं। चलिए 5,60,000 की कीमत वाली चीज़ों को, यानी ये क्या है? कॉस्ट। और इसको बेचा कितने में है? 6,10,000 में। मैंने नहीं कहा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है 6,10,000 में बेचा है। कितनों को? 2/3 ऑफ द गुड्स, यानी जितने के भी वो गुड्स आपको पड़े उसमें से 2/3 आपने बेच दिया। यानी कि 2/3 की आपको निकालनी पड़ेगी कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कैसे निकलेगी? टोटल जो उसका निकला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वो 3 का था, आपने 2/3 करके उसका निकाल लिया। तो 2/3 कितना आता है? 5,60,000। और आपकी ये सेल कितनी है? सेल कितनी? 6,10,000। आपका फॉर्मूला क्या था GP का? GP इक्वल्स टू सेल्स माइनस COGS। सेल कितनी है? 6,10,000
माइनस COGS कितना है 5,60,000, तो आपका GP कितना आ गया 50,000। बात समझ आ गई? यही हमें समझना था कि टोटल प्रोडक्ट्स में से देखिए मेरे पास अगर 3 चीज़ें हैं, उसमें से अगर मैं 2 बेच देता हूँ तो एक तो बचेगी ना 3 में से, तो इसको बोला जाएगा सेल, इसको बोला जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। आप कहेंगे इस पर प्रॉफिट नहीं होता, होता है जब बिकती है, अभी तो नहीं बिकी ना, इसलिए इसको छोड़ देंगे। तो हमें कितनों का निकालना पड़ेगा COGS 2 का, तो वो 2 का मैंने कैसे निकाला 2/3 इंटू 8,40,000। टोटल कॉस्ट का मैंने 2/3 निकाला, तो 2/3 कितना आता है 5,60,000, और उसकी सेल कितने की है 6,10,000 की, तो 5,60,000 की चीज़ को अगर मैंने 6,10,000 में बेचा है तो प्रॉफिट कितना होता है 50,000। सीधा सीधा हमने निकाल लिया। ये देखिए आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, आपके सामने सॉल्यूशन है और आप इस सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाद में समझने के लिए। ओके चलिए अब आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। अब इधर आ जाइए, ज़रा थोड़ा सा कुछ समझना है हमें। अब ज़रा ये समझिए, जैसे आपने अभी मुझे कहा कि जो कॉस्ट होती है, कीमत होती है, उसमें GP प्लस हो जाता है और क्या निकल के आ जाती है सेल। यानी अगर कोई मुझे 100 रुपये की चीज़ पड़ी है तो उस पर अगर GP मुझे 150 हुआ तो सेल कितने की होगी 150 की, सीधी सी बात है। अभी मैं आपसे कहता हूँ कि ये जो कॉस्ट है ना 100 रुपीज़ है और उस पर GP मेरा होता है 25 रुपीज़ का, ठीक है, तो सेल कितने की बन जाती है 125 की, कोई दिक्कत नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि कोई अगर आपसे पूछता है कि जो GP है यानी कि 25, वो उसकी कॉस्ट का कितने परसेंट है, तो आप कैसे निकालते हैं 25 डिवाइड बाई कॉस्ट इंटू 100। तो 100 से अगर 100 कट जाता है तो GP कितना होता है 25%। किसका कॉस्ट का, लिखा है ना 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 यानी कि 25% ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर वही GP को आपसे पूछा जाए कि सेल्स का कितना है तो आप कैसे निकालेंगे 25 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, ठीक है, 25 वन ज़ा 25, 5 वन ज़ा 5 एंड 20, तो ये कितना आता है 20%। बात समझ आती है क्या? यानी कि ये 25% किसका है कॉस्ट का है और 20% किसका है ऑन सेल्स। यानी कि कॉस्ट का जो GP निकलता है कॉस्ट पर वो परसेंटेज ज़्यादा होती है और आपकी सेल का जो निकलता है वो परसेंटेज कम होती है। अब यानी कि आप मेरी सीधी सीधी बात ये समझिए, क्या मैं 25 डिवाइड बाई 100 को 1/4 कह सकता हूँ क्या, ठीक है ना? क्या 25 डिवाइड बाई 125 क्या इसको 1/5 कह सकता हूँ क्या? कह सकता हूँ। अब आपको जो बात याद रखनी है ना, वो ये आप बात याद रखनी है कि अगर वो GP बोले ऑन कॉस्ट 25%, तो आप क्या लिखेंगे 25/100 यानी कि 1/4, ठीक है ना, ऑन कॉस्ट बोले। तो अगर आपको कॉस्ट बोला जाए 25% यानी कि 1/4, तो आप सेल्स का कितना ले लेंगे 25/125 यानी कि 1/5। अगर आपसे बोला जाता है कि ऑन कॉस्ट है तो आप सेल का कितना ले लोगे नीचे 1 ऐड करके, यानी 4 की जगह 5। अब आप मुझे बताइए कि अगर आपसे बोला जाता है 1/3 ऑन कॉस्ट, तो आप सेल का कितना ले लेंगे 1/4 ऑन सेल्स। अगर आपसे पूछा जाता है कि 1/6 ऑन सेल्स, तो आप कॉस्ट का कितना ले लेंगे 1/5 ऑन कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट में एक कम रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में और सेल्स में एक ज़्यादा रहेगा। अब एक क्वेश्चन आपको समझाता हूँ कैसे करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए ज़रा मेरे साथ। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। आपसे बोला जाता है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट को बनाइए, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं डेबिट साइड में, परचेज लिखते हैं डेबिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं क्रेडिट साइड में, वेजेस लिखते हैं कितने डेबिट साइड में, फ्रेट इनवर्ड लिखते हैं डेबिट साइड में, कैरेज इनवर्ड लिखते हैं डेबिट साइड में।
एक चीज़ मिसिंग है, बोलो क्या? सेल्स। सेल्स आपको दिया है क्या? नहीं। क्या बिना सेल के ट्रेडिंग अकाउंट बन सकता है क्या? नहीं, सेल निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? लेकिन आपको एक हिंट दिया है कि आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 20% है। ग्रॉस प्रॉफिट 20%, और वो भी लिखा है सेल पर है, और सेल दे नहीं रखी, तो 20/100 कितना हो जाएगा? 1/5। किस पर लिखा है? ऑन सेल्स। तो क्या आप इस 1/5 को 1/4 ऑन कॉस्ट ले सकते हैं क्या? यही तो अभी मैंने समझाया कि अगर आपको जीपी दे दिया जाए ऑन सेल्स 20%, यानी कि 20/100 1/5, अगर आपको 1/5 दिया जाता है तो 1/5 की जगह, सेल्स की जगह कॉस्ट आप ले लेंगे कितना? 1/4। कॉस्ट तो आप निकाल सकते हैं ना। कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और वो आइटम आपको दे रखे हैं। चलिए इस वाले क्वेश्चन को आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है, या फिर मत करिए, मैं सीधा यहीं पर आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे। देखिए ये लिखा आपने ओपनिंग स्टॉक 1 लाख। उसके बाद आप परचेज़ 2,80,000, आपने परचेज़ लिखी 2,80,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक 80,000, आपने क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 80,000, ये देखिए 80,000। एंड 80,000 के बाद आपको इधर दिया गया वेजेस 2,000, आपने लिखा वेजेस 2,000। उसके बाद आपको दिया फ्रेट इनवर्ड 3,600, आपने लिखा फ्रेट इनवर्ड 3,600। फिर आपको कैरेज इनवर्ड दिया गया 1,000, आपने लिखा कैरेज इनवर्ड 1,000। फिर आपको जीपी दे दिया गया, तो जीपी भी इस साइड लिखते हैं। अब जीपी भी आप लिख लीजिए, लेकिन जीपी आपको पता नहीं है कि कितना है, तो आप उसको 1 मिनट के लिए ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद इधर आप लिखते हैं बाई सेल्स, सेल्स लिख दीजिए, लेकिन सेल्स भी आपको नहीं पता। ये मान लीजिए ये 2 चीज़ आपकी गायब है, ये भी आपकी गायब है और जीपी भी आपका गायब है। देखिए अगर आपको जीपी पता चल जाती है तो सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैसे? इस साइड का टोटल कर लेंगे, टोटल लिख लेंगे, टोटल करने के बाद इधर टोटल लिख लेंगे, और ये 80,000 माइनस करके आपका सेल्स आ जाएगा। लेकिन जीपी निकालना ज़रूरी है। जीपी कैसे निकलेगा? ऑन सेल्स बोला गया, सेल्स हमें पता नहीं है, तो हम सीओजीएस पर निकाल लेंगे। और सीओजीएस कैसे निकलेगा? देखो सीओजीएस का फॉर्मूला क्या था? सीओजीएस इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1 लाख, प्लस परचेज कितनी है? 2,80,000, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं? वेजेस कितने हैं? 2,000, फ्रेट इनवर्ड 3,600, प्लस कैरेज इनवर्ड 1,000, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 80,000। तो सीओजीएस कितना आता है आपका? 1 लाख प्लस 2,80,000 प्लस 2,000 प्लस 3,600 प्लस 1,000 माइनस 80,000, इट बिकम्स 30,6600। अब आपको निकालना है जीपी। जीपी किस पर बोला गया? सेल्स पर 20%, तो 20/100 यानी कि 1/5। तो आप सेल्स का नहीं पता, आपको सेल्स नहीं दे रखी है, तो आप कॉस्ट का कितना ले लेंगे? 1/4। चलिए मैं इसी अमाउंट का जीपी ले लेता हूँ। जीपी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ सीओजीएस, 1/4 इंटू सीओजीएस कितना है? 30,6600। तो ये आता है आपका 76650। ये आपका है जीपी। जीपी आपको पता है कहाँ लिखा जाता है? जीपी यहाँ लिखा जाता है इस साइड में, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कितना है? 76650। अब आप अगर इस साइड को टोटल करेंगे, अगर आप इस साइड को टोटल करेंगे तो आपका ये अमाउंट आ जाएगा 463,250। इसी अमाउंट को आप इधर लिखिए 463,250। अब इसमें से 80,000 को माइनस कर दीजिए टोटल में से। टोटल कितना है? 463,250 माइनस 80,000, तो आपका आ जाएगा 383,250। यहाँ लिख देता हूँ मैं 383,250। अब देख लीजिए आंसर है, यही है क्या? यही है। तो आपको समझ आ गया कैसे करना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये आप खुद करेंगे। ये लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 13। नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 9 लाख। कितना है? 9 लाख रुपीज़। क्या है? सेल्स है। इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट इज 30% ऑन सेल्स, फाइंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है? नेट सेल्स माइनस जीपी, नेट सेल माइनस जीपी। नेट सेल तो आपको 9 लाख रुपीज़ दे रखी है, जीपी कैसे निकालोगे आप?
30% ऑन सेल बोला है, तो सेल का 9 लाख का 30% निकाल लो, एंड फिर नेट सेल्स माइनस COGS बिकम्स, सॉरी नेट सेल्स माइनस GP बिकम्स COGS। आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये देखिए ज़रा, आपको बोला है नेट सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज़ 9 लाख, सेल आपको दे रखी है। बोला है इफ़ ग्रॉस प्रॉफिट इज़ 25% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का दे रखा है लेकिन कॉस्ट नहीं दे रखी है, कॉस्ट का 25% दे रखा है लेकिन कॉस्ट नहीं दे रखी है, तो क्या आप 25 डिवाइड बाई 100 यानी कि 1/4, क्या आप इस 1/4 की जगह, क्योंकि ये तो ऑन कॉस्ट है, तो क्या आप 1/5 ऑन सेल ले सकते हैं क्या? तो 1/5 ऑन सेल का मतलब ये है कि ये आपकी सेल है 9 लाख, इसी का आप ले लीजिए 1/5 और उसमें से फॉर्मूला लगा करके आप COGS निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन के साथ आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से बाद में कर सकते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको खुद करेंगे। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट जो आज हमें करना है फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन उसकी तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर 22 आज हमें करना है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, नीचे दिए गए ट्रायल बैलेंस से प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर्स एंडेड 31 मार्च एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तीनों चीज़ें बोली गई हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट। कैसे बनानी है मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इसको बनाने से पहले आप कुछ नोट्स लिख लीजिए, कुछ नोट लिख लीजिए आपके काम आने वाले हैं समझने के लिए। सबसे पहले आप लिखिए नोट नंबर 1, फाइनल अकाउंट्स मीन। फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट दूसरा, P&L अकाउंट तीसरा, बैलेंस शीट। इन तीनों को ही क्या बोला जाता है? फाइनल अकाउंट्स। पहली बात आपने ये लिखी, और दूसरी बात आप ये लिखिए लिख लीजिए जल्दी से, लिख लिया? ओके, अब आपको लिखना नहीं है, बस समझना है। जैसे कोई भी आइटम, आपको पहचान कैसे करनी है कि ये आपका ट्रेडिंग में जाएगा, P&L में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एनी आइटम, कोई भी आइटम होगा, अगर वो डेबिट साइड लिखा है ट्रायल बैलेंस के, अगर वो डेबिट साइड लिखा है ट्रायल बैलेंस के, तो वो 3 जगह जा सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, या फिर बैलेंस शीट में। ठीक है ना? अगर डेबिट साइड लिखा है ट्रायल बैलेंस के तो कहाँ जा सकता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, बैलेंस शीट में। अगर वो एक्सपेंस है और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में। अगर वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? P&L में। लेकिन अगर वो एसेट है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में। यानी कि डेबिट साइड में, जैसे आपको ट्रायल बैलेंस, मान लीजिए ट्रायल बैलेंस दे रखा है, तो इधर कुछ आइटम दे रखे होंगे, मान लीजिए इंटरेस्ट है, ठीक है ना, और मान लीजिए ये आपका डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है। तो मान लीजिए इंटरेस्ट का अमाउंट कहाँ लिखा है? यहाँ पर लिखा 1000। अब इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट तो इनकम भी होती है, इंटरेस्ट तो एक्सपेंस भी होता है, लेकिन डेबिट साइड में लिखा है इसीलिए ये इंटरेस्ट है, यानी कि एक्सपेंस है।
डेबिट साइड लिखा है, लेकिन अगर यही अमाउंट 1000 डेबिट की जगह यहाँ लिखा होता तो ये एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का है। अगर डेबिट नेचर का होगा तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्सपेंस हो सकता है या फिर एसेट हो सकता है। अगर एसेट होगा तो बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन अगर एक्सपेंस होगा तो या तो अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल में जाएगा। इसके बाद लिखिए, दूसरी बात लिखिए कि एनी आइटम अगर वो क्रेडिट साइड है, अगर वो क्रेडिट साइड है तो वो भी आपका 3 जगह जा सकता है, 3 जगह। पहला ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा पीएनएल अकाउंट में, तीसरा बैलेंस शीट में। ठीक है ना। अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी या तो कैपिटल होगा या कोई लायबिलिटी होगी, तो बैलेंस शीट में कैपिटल लायबिलिटी में चली जाएगी। और अगर पीएनएल अकाउंट में होगा तो वो आपकी इनकम होगी, ठीक है। और अगर वो ट्रेडिंग का है तो या तो वो सेल होगा या सेल्स रिटर्न होगा या फिर आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है। दूसरी बात आपको जो समझनी है नोट में लिख दीजिए, लिखिए एनी आइटम अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस will go only in one side। यानी कि ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम होगा तो वो सिर्फ एक ही जगह जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा या फिर बैलेंस शीट में जाएगा। एंड नंबर 4 पॉइंट आप लिख लीजिए, एनी आइटम अपीयरिंग आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस will go two sides, दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि कोई भी आइटम ऐसा होगा ट्रायल बैलेंस से जो बाहर दे रखा हो सकता है। ऊपर आपको ट्रायल बैलेंस दिया, नीचे आपको कुछ बातें लिख कर दे दी कि क्लोजिंग स्टॉक इतना था, तो ये ट्रायल बैलेंस के बाहर है, आपको क्वेश्चन में दिखाऊंगा। तो कोई अगर ऐसा आइटम है जो ट्रायल बैलेंस के बाहर आपको दे रखा है तो वो एक साइड नहीं जाएगा, 2 साइड जाएगा। पहला तो ट्रेडिंग या पीएनएल में जाएगा और दूसरा बैलेंस शीट को हिट करेगा, ठीक है ना। वो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा कैसे हो रहा है। चलिए, ये अगर आपने लिख लिया तो आगे समझ चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 22। आप चाहें तो पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपने कर लिया है तो समझ सकते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले डेबिट बैलेंसेस, मैंने आपको क्या बोला, डेबिट बैलेंस 3 जगह जा सकते हैं, ट्रेडिंग, पीएनएल या बैलेंस शीट में। अगर वो खर्चे हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग के डेबिट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो पीएनएल के डेबिट में। बट अगर वो बैलेंस शीट का आइटम है, कोई भी एसेट या लायबिलिटी है, तो एसेट में जाएगा। चलिए देखिए, डेटर कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट में। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019 क्या है ये, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक, ये कहाँ जाएगा, टी के डेबिट साइड में, टी यानी ट्रेडिंग के। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होती है, एसेट होती है, तो एसेट में जाएगा। कैश इन हैंड क्या होती है, एसेट होती है, एसेट में जाएगा। कैश एट बैंक एसेट में जाएगा। वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में जाता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होती है, एसेट होती है। चलिए,
इंटरेस्ट किस साइड में लिखा है, इनकम नहीं है, पेड माना जाएगा यानी कि खर्चा है, तो ये भी आपका P&L के डेबिट में जाएगा। बैड डेट P&L में जाएगा, डेबिट में ही। रिपेयर P&L में जाएगा, खर्चा है। फर्नीचर फिक्सचर एसेट है हमारी, एसेट में जाएंगी। डेप्रिसिएशन खर्चा है, एक्सपेंस है, तो P&L के डेबिट में जाएगा। एंड उसके बाद रेंट कितना है, ये भी डेबिट का ही आइटम आगे हो रहा है, तो ये भी कहाँ जाएगा, P&L में जाएगा। सैलरीज P&L में जाती हैं। ड्राइंग्स कहाँ जाती हैं, कैपिटल से माइनस होती हैं, कैपिटल से माइनस होती हैं बैलेंस शीट में। परचेजेस ट्रेडिंग में जाएगा। ऑफिस एक्सपेंस P&L में जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है तो एसेट में जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्रेडिट बैलेंसेस यानी कि या तो ये इनकम में क्रेडिट साइड में जाएगा P&L के, या फिर ट्रेडिंग में, या फिर लाइबिलिटी में जाएगा। जैसे कैपिटल कहा जाता है लाइबिलिटी में, बैलेंस शीट में। आगे लिखता हूँ बैलेंस शीट। इंटरेस्ट इनकम है, कहाँ जाएगा, P&L के क्रेडिट साइड में। सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में जाएगा, कहाँ, बैलेंस शीट में। सेल्स कहाँ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी सेल्स क्या है, सेल्स कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। बिल्स पेबल लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में जाएगा, कहाँ, बैलेंस शीट में। ये आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर के आइटम थे, कितनी जगह जाएंगे, सिर्फ एक जगह, यानी कि या तो कोई भी आइटम ट्रेडिंग में जा रहा है, या P&L में जा रहा है, या फिर बैलेंस शीट में जा रहा है। लेकिन मैंने आपको बोला कुछ आइटम बाहर भी दे सकते हैं आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस। जैसे देखो ये दिया गया है ऑन 31 मार्च 2020 द स्टॉक वॉज वैल्यूड एट 1 लाख, ये दो जगह जाएगा, दो जगह, एक तो ट्रेडिंग या P&L में जा सकता है और दूसरा बैलेंस शीट में जाएगा। अब ये बताइए आप, 1 लाख क्या है, ये 31 मार्च का है, क्या मैं इसको क्लोजिंग स्टॉक बोल सकता हूँ, यानी बचा हुआ माल, तो कहाँ जाएगा, एक तो ये दो जगह जाएगा, एक तो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, और दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, क्योंकि बचा हुआ माल एसेट है, तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। बात समझ आ गई। आप इसको देख करके एक बार आप ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करना है। चलिए, मुझे उम्मीद आपने कर लिया होगा। अब आप एक काम कीजिए, मेरे साथ ट्रायल बैलेंस तो आपको दे रखा है, आप मेरे साथ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों का फॉर्मेट एक ही साथ में आपको बनाना है, ताकि हम आइटम को लिखते चले जाएं बस। चलिए, सबसे पहले हमारा क्या काम है कि हमको आपको मेरे साथ में सारे फॉर्मेट एक ही साथ बनाने हैं। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ इसको। सबसे पहले मैं बनाता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, ये लीजिए। उसके नीचे बनाता हूँ मैं P&L अकाउंट का फॉर्मेट, और इधर बना देता हूँ मैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। अब सबसे ऊपर पहले मुझे लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है। फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं P&L अकाउंट, ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, और इधर मुझे लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट। ठीक है ना, इसमें कोई साइड नहीं होती है। अब आप इधर लिख लीजिए लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, और ट्रेडिंग में आपके इधर लिख लीजिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, और यहाँ पर भी आपको लिखना पड़ेगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है ना। चलिए, ये आपने फॉर्मेट बना लिए। जो जो आइटम जहाँ जहाँ का जैसे जैसे मिलने वाला लिखते चलेंगे। सबसे पहले आपको बोला डेटर कितने के, 15,000 के। कहाँ जाएगा, एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। तो चलो बैलेंस शीट में, ये आ गए हम बैलेंस शीट में, और ये एसेट साइड में हम लिख देते हैं डेटर कितने के थे, 15,000 के थे। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019, ये कहाँ जाता है,
ये कहाँ जाता है? ये आपका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू ओपनिंग स्टॉक। तो चलिए मैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देता हूँ टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? ये है आपका 50,000। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 50,000। डन। अब आगे आपको देखना है कि लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाती है? एसेट में। कितने की है? 1 लाख की। अब हम चलते हैं एसेट साइड में, यहाँ पर लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है? 1 लाख की ना। चलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 लाख रुपीज़। इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग के बाद आगे चलें तो लिखा है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, दोनों ही एसेट हैं। एक 16,000 एक 40,000। तो एसेट में लिखूँगा कैश इन हैंड 16,000 और दूसरा कैश एट बैंक 40,000। चलिए उसके बाद आगे समझेंगे। लिखा है वेजेस। वेजेस कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। चलिए ट्रेडिंग में मैं परचेज़ की जगह छोड़ के नीचे लिख देता हूँ टू वेजेस। वेजेस कितनी दे रखी हैं? वेजेस आपको दे रखी हैं 30,000। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 30,000। ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है बिल्स रिसीवेबल। ये भी आपका एसेट है 20,000। तो ये भी आप लिख दीजिए एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल 20,000। और बिल्स रिसीवेबल के बाद 20,000 के बाद इंटरेस्ट खर्चा है, कहाँ जाता है? पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में एक जगह छोड़कर, क्योंकि ग्रॉस लॉस भी आ सकता है, तो आप लिख दीजिए टू इंटरेस्ट कितना? 2,000। ठीक है ना। उसके बाद इंटरेस्ट के बाद आपको बोला गया है कि बैड डेट है 5,000 का, तो ये भी यहीं पर लिखते हैं टू बैड डेट 5,000। चलिए उसके बाद आपको दे रखा है रिपेयर्स 3,000, वो भी खर्चा है, वो भी यहीं पर जाएगा टू रिपेयर्स कितना है? 3,000 का, यहाँ पर लिख लीजिए आप 3,000। ठीक है। उसके बाद फिर आपको दे रखा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 15,000। ये आपका एसेट है तो 15,000 यहाँ पर आप लिखेंगे बैलेंस शीट में। लिखिए फर्नीचर कितना था? 15,000। चलिए 15,000 हमने यहाँ पर लिख लिया। और इसके बाद है डेप्रिसिएशन। पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 10,000 का, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप पीएनएल अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन 10,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए कोई नहीं। उसके बाद इधर चलते हैं तो इधर आपको दे रखा है रेंट 8,000। रेंट कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट में, तो यहाँ पर लिख दीजिए टू रेंट कितना? 8,000। चलिए उसके बाद है सैलरीज़, वो भी यहीं पर जाएंगी टू सैलरीज़ कितनी है? 20,000। उसके बाद आपको बोला ड्राइंग कहाँ माइनस होती है? कैपिटल में। तो इसको अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पर स्टार लगा दीजिए। उसके बाद आपको दे रखा है ड्राइंग्स के बाद परचेज़ कहाँ जाता है? 1 लाख की परचेज़, ये आपका जाता है इधर परचेज़। अब आपको परचेज़ रिटर्न नहीं दे रखा है तो इसलिए आप परचेज़ को बाहर ही लिख दीजिए सीधा 1 लाख। यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 लाख। चलिए उसके बाद आपको परचेज़ के बाद दे रखा है ऑफिस एक्सपेंसेस। पीएनएल अकाउंट में जाता है डेबिट साइड में 25,000। तो आप यहाँ पर लिखिए टू ऑफिस एक्सपेंस 25,000। और इस ऑफिस एक्सपेंस के बाद आपको दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी एसेट है 57,000 की। तो एसेट में लिख दीजिए प्लांट एंड मशीनरी 57,000। डन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद नीचे क्रेडिट बैलेंसेस दे रखे हैं। कैपिटल कितनी है? 2,50,000 की। तो बैलेंस शीट में जाइए और कैपिटल लिख दीजिए इधर बाहर इनर कॉलम में कितनी? 2,50,000 की। चलिए यहाँ मैं लिख देता हूँ 2,50,000 की। इसमें से क्या माइनस होता है? ड्राइंग अभी हम ऊपर छोड़ कर आए हैं, उसको माइनस में लिख दीजिए। ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग है इसमें आपका 20,000। तो 20,000 को इधर माइनस कर देंगे। ठीक है ना। माइनस करने के बाद चलिए कैपिटल के बाद आपको क्या दे रखा है? इंटरेस्ट। ये आपकी इनकम है 6,000। तो इंटरेस्ट को आप इधर लिख दीजिए
बाय इंटरेस्ट 6,000 यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड है। उसके बाद आपको दे रखा है इंटरेस्ट के बाद सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, तो आप बैलेंस शीट में लिख दीजिए लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर 70,000, इधर क्रेडिटर 70,000। चलिए इस क्रेडिटर के बाद में आपको दे रखा है सेल्स कहाँ लिखते हो आप, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,70,000, तो मुझे ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा इधर बाय सेल्स कितनी दे रखी है आपको 1,70,000। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,70,000। इसको करने के बाद अब हमें लिखना पड़ेगा आगे बिल्स पेबल लायबिलिटी होती है, तो बिल्स पेबल लिख दीजिए 40,000 से यहाँ पर बैलेंस शीट में बिल्स पेबल 40,000, बिल्स पेबल 40,000। चलिए अब हमने सारे आइटम लिखे, लेकिन एक आइटम नीचे वाला बाकी है जो कि है क्लोजिंग स्टॉक। दो जगह जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, दूसरा बैलेंस शीट में। कितना है 1 लाख का, तो मुझे जाना है पहले ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मैं यहाँ पर लिखता हूँ बाय क्लोजिंग स्टॉक फॉर 1 लाख रुपीज़, एंड बैलेंस शीट में भी लिखा जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख रुपीज़। कोई डाउट? चलिए यहाँ तक कोई नहीं। अब हमने सारे आइटम लिख लिए थे। अब सबसे पहले हमें करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज, क्योंकि वहाँ से जीपी मिलता है। चलिए सबसे पहले मैं ट्रेडिंग अकाउंट को ख़त्म करता हूँ। ये मैंने किया टोटल, ये आपका आ जाता है 2,70,000। इधर भी लिखूँगा 2,70,000, एंड 2,70,000 में से अगर मैं माइनस करूँगा 50,000 और माइनस करूँगा 1 लाख और माइनस करूँगा 30,000, तो ये आपका आता है जीपी 90,000। तो क्योंकि ये ट्रांसफ़र करना है जीपी, तो कहाँ ट्रांसफ़र करना है, पीएनएल में। अब मुझे 90,000 इधर से ट्रांसफ़र हो गए, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इधर मैं लिखूँगा बाय जीपी यानी बाय ट्रेडिंग, ऐसे लिख सकता हूँ मैं। कितना था 90,000, ठीक है ना। अब बस मुझे पीएनएल को क्लोज़ करना है, तो पीएनएल को अगर मैं क्लोज़ करूं तो मुझे देखना है ज़्यादा वाली साइड का अमाउंट कितना है। ज़्यादा वाली साइड तो मुझे यही लग रही है ट्रेडिंग अकाउंट की, इसका है 96,000। ये देख लीजिए 90 + 6 96। इधर भी मुझे लिखना पड़ेगा 96,000, एंड 96,000 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 2,000 रुपीज़, माइनस 5,000 रुपीज़, माइनस 3,000, माइनस 10,000, माइनस 8,000, माइनस 20,000, माइनस 25,000, ये आता है 23,000। ये क्या है, नेट प्रॉफिट। ये कहाँ ट्रांसफ़र होता है, कैपिटल में, क्योंकि प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस हो जाता है 23,000। अब मुझे इसको क्या करना है, अब मुझे बैलेंस शीट में कैपिटल में इसको ऐड करना है, दैट इज़ 23,000। यहाँ मैं लिखूँगा प्लस नेट प्रॉफिट 23,000, ठीक है ना। अगर मैं 250 में से माइनस करता हूँ 20,000, 20,000 ही थे ना ड्राइंग्स के, हाँ 20,000 थे, तो 20,000 को माइनस करता हूँ तो ये आता है 2,30,000। इसको प्लस करता हूँ 23,000, तो ये आता है मेरा 2,53,000। चलिए अब बस मुझे टोटल करना है बैलेंस शीट को। अगर ये मैच हो जाती है तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, नहीं होती है तो दिक्कत आती है। चलिए बैलेंस शीट को मैच करते हैं। तो इधर कितना आ रहा है लायबिलिटी साइड में, 2,53,000 प्लस 70,000 एंड प्लस 40,000, ये आता है आपका 3,63,000। एसेट को अगर मैं टोटल करता हूँ तो 15,000 प्लस 1 लाख प्लस 16,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 57,000 प्लस 1 लाख, और ये भी आपका आता है 3,63,000। तो दोस्तों हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। अब आपको मैं आंसर चेक करवाता हूँ। ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट का जीपी आया था 90,000, एनपी आया था 23,000, टोटल आया 363,000।
तो इस तरीके से अपना कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि बची हुई इलस्ट्रेशन ये लीजिए, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 23 का इलस्ट्रेशन का आपका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से कीजिए। और ये आंसर का भी आप ये लीजिए, आंसर का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप बाद में इसको चेक भी कर पाएँ। डन। चलिए अब आगे चलिए। इसके बाद अब अपने ये हमने कर लिए हैं इलस्ट्रेशन। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना आपकी जिम्मेदारी है। ये करना है आपको। अगर आपने वीडियो देख ली है कंप्लीट और अब तक आप पढ़े हैं, इसका मतलब आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ने वाले हैं आप। लेकिन अगर नहीं करी है, अफसोस होता है। आप देख ही मुझे तब रहे हैं कि जब आप इसको वीडियो को देख चुके हैं। मैं आपसे बस इतनी विनती करता हूँ कि अभी आपकी 11th है, बेसिक है। अगर आप इसको अच्छे से करके जाते हैं 11th में, पास तो आप हो ही जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको अच्छे समझ के जाते हैं तो आप 12th में टॉप कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। बट अगर आप इसको ऐसे ही छोड़कर चले जाते हैं कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, 12th में तो कर लेंगे, हो जाता है। अगर आप ये सोचकर आगे 12th में जाते हैं तो माफ़ कीजिएगा, 12th में बड़ी दिक्कत हो जाती है। आप नहीं समझ पाते हैं, कैच नहीं कर पाते हैं क्या बोला जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है, कहीं ना कहीं इससे लिंक्ड हैं। तो आप प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ आप पढ़ लीजिए। अभी टाइम आपका आने वाला है, 2 से 3 महीने नहीं है आपके पास बहुत कम टाइम है। आपके पास मुश्किल से 15-20 दिन, 25 दिन आपके पास है, क्योंकि आप 11th में हैं। तो मेरी आपसे बस इतनी सी विनती है कि प्लीज़ आप पढ़ लीजिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए, कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहिए। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम कुछ पढ़ते हैं, कर लेते हैं तो बड़ी खुशी होती है, नहीं हो पाता है, हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, तो हम उसको क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। एक प्रॉब्लम और है, जब आप क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, वो जो आप क्वेश्चन करें नहीं हो पाया, आप बस सोच लेते हैं कि जब यही नहीं हो पाया तो आगे वाले क्या खाक होंगे, आप आगे वालों को ही छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ जो आपसे नहीं हो रहा है उसको 1-2 मिनट की, 10 मिनट के लिए, 1 दिन के लिए छोड़ दीजिए, उससे आगे बढ़िए, नया क्वेश्चन कीजिए। कम से कम आप चीज़ों को प्रैक्टिस में रखिए। जो इंसान पढ़ता रहता है, प्रैक्टिस करता रहता है, उसी को चीज़ें क्लियर हो पाती हैं। एक बार पढ़ने के बाद चीज़ें कभी क्लियर नहीं होती। आपने कभी सुना है कि गाते गाते गवैया बन जाता है? सिंगर कोई आसमान से पैदा नहीं होते, लेकिन इंसान जब गाता रहता है तो एक बेस्ट सिंगर निकल के आता है। तो आपसे बस इतनी विनती है, इतनी गिनती है, इतना सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पढ़ लीजिए, आपका भला कीजिए, आपके पेरेंट्स का भला कीजिए। और अपना तो, क्योंकि पेरेंट्स तो सभी के चाहते हैं, बट आप जो कुछ करेंगे अपने लिए करेंगे, प्लीज़ कर लीजिए, आई रिक्वेस्ट यू। और आज हमने इतना ही समझा है। अब हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।